हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का स्वागत है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो गाइज, इफ यू हैवंट सीन द लेक्चर नंबर 1 ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्लीज डू वॉच दैट लेक्चर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 है, तो पहले उसको आप देख लीजिए। उसको कंप्लीट करेंगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गाइज, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। बिल्कुल, एक ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन बताएं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है जानबूझ के लिखा है मैंने। दिस क्वेश्चन, दिस इज द बेसिक वन। और बेसिक इसलिए बता रहा हूँ गाइज क्योंकि जो लास्ट लेक्चर आपने जहाँ पे छोड़ा है, ठीक इसी तरह का एक क्वेश्चन था, द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। थोड़ा सा डेटा मैंने चेंज किया है जस्ट टू मेक यू फील व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, सरल ब्याज भी कहते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आपसे 3 से 4 चीजें एग्जामिनर साहब पूछ सकते हैं। और वो क्या पूछ सकते हैं? वो ये है, या तो आपसे पूछ सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में डिफरेंस यानी कि अंतर, और अमाउंट। अमाउंट जब भी बोला जाए गाइस, सो इट्स ऑलवेज फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट यानी कि मिश्र धन, मिश्रा जी का धन नहीं, मिश्र धन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो, इस क्वेश्चन से हम वापस से फील हमारे अंदर आएगा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर अपने और क्वेश्चंस पे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट बताना है। क्या फॉर्मूला होता है अभी सिंपल इंटरेस्ट का? दिमाग में कुछ बातें जरूर रखिएगा गाइज। ये जो P यहां पे लिखा हुआ है, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, जिसका मतलब होता है मूलधन, जिसका मतलब होता है ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट, किसी से रेंट पर कुछ सामान लेकर आते हैं ना, तो वो ओरिजिनल अमाउंट है। जो कैब बुक करवाते हो तो जो गाड़ी और ड्राइवर है वो ओरिजिनल अमाउंट है, जिसे आपको लौटाना ही होता है ना। ये है प्रिंसिपल, ये है रेट, दर, ये है टाइम। ये ईयर्स में है हमेशा। तो अगर एग्जामिनर साहब आपको ये मंथ में दे दें, जैसे आपसे कह दिया जाए 6 मंथ, तो 6 मंथ को आपको 1/2 ईयर लिखना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर साहब कह दें 4 मंथ, 1/3 ईयर। बिना किसी टेंशन के गाइस, बिना किसी टेंशन के जरा यहां बात करते हैं। अगर आपसे मैं बोलूं, मैं कहूं कि 12 मंथ, 12 जो महीने होते हैं, 12 मंथ को मिलाकर हम कहते हैं 1 ईयर। 12 मंथ 1 ईयर। तो गाइज 1 मंथ कितना हो गया? 1 मंथ। तो जैसे ही 1 मंथ लिखूंगा, देखिए ये 12 है, 12 मल्टीप्लाइड विद 1 होता है। तो 1 मंथ पूछ रहा हूं तो 12 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। सो दिस विल बी 1/12 ईयर। अरे समझ गए इस बात को? तो एक महीने में 1/12 वर्ष होते हैं। तो अब 2 महीने में कितने होंगे? यहां से 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई, 2/12 हो जाएगा। फिर कोई आपसे पूछे कि 3 महीने में कितने वर्ष होते हैं ना, ईयर इन 3 मंथ, तो यहां पे 3, तो यहां पे भी 3, तो 3/12 हो जाएगा। 4 मंथ पूछे तो यहां पे 4, तो यहां पे 4, तो 4/12 यानी कि 1/3 ईयर। तो ये मंथ को ईयर में कन्वर्ट करता है गाइज। ये मैंने इसलिए बता दिया कि एग्जामिनर साहब के दिमाग में बात है, वो आपको इस क्वेश्चन में फंसा सकते हैं। वो चाहें तो दिनों में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं यार? 365, 365 डेज इन 1 ईयर। सो 365 डेज इन 1 ईयर, सो 1 डे इज इक्वल टू 1/365 ईयर। उसके बाद जितने भी डेज आपसे पूछें उससे मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं यहां पे लिखूं 1 डे, देखिए मैं लिख देता हूं गाइज 365 दिन, ठीक है। वैसे तो 365 सही 1/4 होता है ना, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आता है ना, एवरी 4 ईयर्स वाला, पर उसको मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं, तो मैं बात करता हूं 365 दिन, 365 डेज, और ये होता है एक वर्ष में। तो 1 डे कितना होगा? 1 डे इंटरनेशनल, ये हो जाएगा 1/365 ईयर। अब एग्जामिनर साहब आपसे कुछ भी दिन दें, 100, 200, 250, 300, 400, 1000, वट, बस आप उसके डिवाइड में 365 लिख दीजिए। टाइम जो है वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये मैंने आपको वैसे ही मेरे दिमाग में है तो मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए, इसमें तो मैंने वर्ष में दिया है, ईयर्स में है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। बट यस, एग्जामिनर सर मे सरप्राइज यू बाई चेंजिंग द यूनिट ऑफ द ईयर। ऑलराइट, so here we go with
सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का फॉर्मूला प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आपको मैं बता चुका हूं, ये होता है पराठा, तो P इंटू आर इंटू टी, अरे गुणा का निशान लगाओ चाहे डायरेक्ट लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बटे में आता है 100, अरे रेट जो है वो परसेंट में दिया है तो परसेंट हटाया तो 100 आया डिवाइड में, निश्चिंत रहो, है ना। चलिए P इंटू आर इंटू टी 2500, बिल्कुल। अच्छा एग्जामिनर साहब आपको जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल बोलेंगे मुंह से, नहीं, वो सम भी बोल सकते हैं या अमाउंट भी बोल सकते हैं, या क्वेश्चन में आ सकता है सपोज आई गेव यू 500 रुपीज, है ना, आई गेव यू 500 रुपीज, सो दैट इज द ओरिजिनल अमाउंट, तो वो ओरिजिनल अमाउंट ही प्रिंसिपल है। तो एग्जामिनर साहब अपने मुंह से नहीं बताएंगे कि भैया देखो इतना पैसा आपको दिया है, ये मूलधन है, नहीं, अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट हियर, सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल विच इज ओरिजिनल अमाउंट, मूलधन, रेट इनटू टाइम अपॉन 100। बहुत आसान क्वेश्चन को बहुत टाइम लेके समझा रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट्स मैथमेटिकली थोड़ा सा पीछे हैं, कमजोर नहीं कहूँगा, थोड़ा सा पीछे हैं, उन लोगों के लिए क्या आसानी रहती है, ध्यान रखिएगा। 2500 इंटू रेट जो है 4, ध्यान रखना बच्चों 4 के आगे परसेंट मत लगा देना, इसके लिए डिवाइड में 100 लिख चुके हैं ऑलरेडी। टाइम जो है वर्ष में आता है ईयर्स में, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 100। प्यारे बच्चों फटाफट 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 2500 के 100 दूना 200, सो 200 इज सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं एग्जामिनर होता तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछता, आपसे पूछता कि ये बताओ किराया कितना लगा, किराया, सो दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली, हाँ, भाड़ा। क्लियर हो पा रहा है, दैट्स इट, सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपीज। अच्छा एग्जामिनर साहब अगर आपसे इतना पूछते व्हाट विल बी फाइनल अमाउंट इन दिस, तो फाइनल अमाउंट कितना बताते, फाइनल अमाउंट कितना बताते, जरा सोचो, रिटर्न करते टाइम क्या 200 रुपए दोगे क्या उसको, विल यू जस्ट गिव 200 रुपीज, हाँ, अरे एक्चुअल अमाउंट वॉज 2500, यू बोरोड 2500, विल यू ओनली रिटर्न 200 रुपीज, नो, बिकॉज फाइनल अमाउंट जो होता है, फाइनल अमाउंट विच इज ओनली नोन एज अमाउंट, विच इज ओनली नोन एज मिश्रा जी का धन, यानी कि मिश्र धन, इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि ओरिजिनल अमाउंट प्लस किराया भाड़ा जो भी है। सो ओरिजिनल अमाउंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 2500, 2500, 200 रुपया उसका किराया निकला, तो भैया कुल मिला के 2500 प्लस 200 2700 रुपीज, यानी कि 2 वर्ष के बाद आपको 27 रुपया देना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में इतना कैलकुलेट नहीं करना है, फटाफट आप मल्टीप्लाई को जस्ट गेट टू द आंसर। ठीक है बच्चों, फिर हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट व कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं अभी। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी लीजिए सर, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बच्चों दिमाग को यहीं रखना, लेक्चर छोड़ के जाने की कोशिश मत करना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटे 100 एंड द पावर इज टाइम, समय। तो ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। एग्जामिनर साहब आपसे पूछते हैं और आप ये फॉर्मूला लिख के आते हैं और फिर आपको मिलते हैं 0 नंबर। यस, गलत है, ये गलत क्यों है? अभी आप कहेंगे सर आप ही ने तो बताया था। गाइज ये फॉर्मूला जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट को नहीं बताता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद फाइनल अमाउंट को बताता है। इससे पिछले वाले फॉर्मूला में उसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, बट फाइनल अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड किया, लेकिन यहां पर मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फाइनल अमाउंट को बताता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फाइनल अमाउंट, या फिर मैं डायरेक्टली बोलूं तो अमाउंट, यानी कि हिंदी में जिसे बोलते हैं मिश्र धन, वो बताता है, डायरेक्ट मिश्र धन बताता है। ये समझ रहे हो क्या? ये एडवांस फॉर्मूला है, एडवांस एकदम डिजिटल इंडिया। ये आपको लास्ट में जो जोड़ने वाला है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उससे बचा लेता है। ये आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर देता है। और एग्जामिनर साहब पूछते हैं सीआई, और आप ये निकाल के आते हैं और आप कहते हैं सर हमने तो सही आंसर लिखा था। फिर पता लगता है कि नहीं ये फाइनल अमाउंट है सीआई के अंदर। तो आप पूछेंगे सर फिर सीआई कैसे निकलता है? अभी बताते हैं, पहले ये तो निकाल लो कि सीआई के अंदर फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला ये है। सो प्रिंसिपल पी इज एक्चुअली 2500, 1 प्लस रेट कितना है सर 4 4/100, पावर कितना है, टाइम कितना है सर
2 है, तो 4/100 जो है दैट इज एक्चुअली 1/25। अरे 1/25 होता है ना, ये 1/25 हो गया ये। अच्छा, और 25 से कम 25 और 1 26, 25 इंटू 1 इज 25, 25 प्लस 1 इज 26, 26/25 यानी कि 26/25 का स्क्वायर। इट मीन्स 2500 स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों चीजें 2 बार, पावर 3 होता तो यही चीज 3 बार होती। तो 26/25 इंटू अगेन 26/25। तो प्यारे बच्चों 25 से 25 उड़ा दो, ये 100 हो गया, फिर इस 25 को उड़ा दो, ये 4 आ गया, और फाइनल आंसर आपके पास आएगा 2704। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता? अरे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो मुझे तो आंसर पता ही है। तो आप बोलेंगे सर आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया? तो मैं क्या करूँ, आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊँ? बच्चों ये तो बच्चों का खेल हो गया है ना, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी गाइज। सो फाइनल आंसर विल बी 2704। तो क्या आपका CI आ चुका है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं आया है। CI में फाइनल अमाउंट आया है, CI में फाइनल अमाउंट जो है वो आपका है 2704। तो ऐसा है कि फाइनल अमाउंट जब भी होता है चाहे CI में हो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस, अगर ऐसा ही लिख दूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट का फाइनल अमाउंट, और CI लिख दूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फाइनल अमाउंट, और ये फाइनल अमाउंट है 2704। ठीक है, तो अगर CI निकालना है तो इस प्रिंसिपल यानी ओरिजिनल अमाउंट को इधर लाके माइनस करना होगा। तो 2704 में माइनस प्रिंसिपल विच इज 2500 अगर आप करेंगे तो सर ये आपके पास आ जाएगा 204 रुपए मात्र। दिस इज एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो आया है ना, ये आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में 200 आ रहा था, कंपाउंड में 204। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा जो है झटका लगता है, इंसान को ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा गाइज। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अ सम बिकम्स, सम मतलब कुछ अमाउंट। अरे प्रिंसिपल, ये जो सम है ना, ये सम पूछा है, इसमें आपसे मूलधन ही पूछा है। आपसे क्वेश्चन में दिया है अ सम बिकम्स 1352 रुपए। हमारी गली के कुत्तों को पता लग गया कि मेरा लेक्चर जा रहा है, तो उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया है, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अ सम बिकम्स 1352, 1352 रुपीज इन 2 ईयर्स। तो बच्चों टाइम जो है वो 2 ईयर है। जो ओरिजिनल अमाउंट है यानी कि प्रिंसिपल जो है, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, वो ये है। टाइम 2 ईयर्स है, रेट है 4%, R इज इक्वल टू 4% गिवन है, आपको दे दिया गया है। सम पूछा है यानी कि अगेन आपसे प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, हिंदी में बोल देता हूं कि कोई राशि है वो 4% के चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के पश्चात 1352 रुपए हो जाती है। इसका मतलब एक चीज तो गलत है, क्योंकि सम बिकम्स लिखा है, बिकम्स 1352, तो भाई ये ना एक्चुअली फाइनल अमाउंट है, तो यहां पे हमने की मिस्टेक। ये फाइनल अमाउंट है, और फाइनल अमाउंट किस में है? कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, इन्होंने कहा कि इतना हो जाता है, तो जरा बताओ कि दिया कितना था। ठीक है, कि भाई वो जो सम है वो कितना था। ठीक है, निकाल लेंगे यार, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रिंसिपल। ठीक है, और आपको फाइनल अमाउंट दिया गया है, टाइम वगैरह दिया है, पी की वैल्यू पूछी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला रहा, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करो। मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ, अब हाथ से साफ करने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड और ख़राब हो जा रहा है। जी बच्चों, बिल्कुल। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल अमाउंट विच इज एक्चुअली 1352 इज इक्वल टू प्रिंसिपल पूछा है हमसे, तो पी लिखना पड़ेगा 1 प्लस आर अपॉन 100। आर कितना है? 4 अपॉन 100। बच्चों इस परसेंट की वजह से ही 100 है। 4/100 इज एक्चुअली 1 अपॉन 25। अरे 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 अपॉन 100 को क्या लिखोगे? 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। 1/25, 25 से कम 25, 25 और 1 26, 26/25 है ना, 25 लिखना पड़ेगा। पावर कितनी आएगी सर? पावर आएगी 2। ठीक है, कोई समस्या नहीं है सर, बिल्कुल। तो दिस इक्वल टू पी
अच्छा 1+ लिखने की ज़रूरत नहीं है यार क्योंकि ये 1/25 था तो 25, हाँ ये तो आ ही चुका ना एक्चुअली। अरे 4/100 इज़ 1/25, 25 से कम 25 और 26, 26/25 इसकी स्क्वायर कर दो। तो यानी कि p इंटू 26/25 इंटू 26/25 इज इक्वल टू 1352। प्यारे बच्चों एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, आपको निकालना है p, ये निकालना है। तो यार एक काम करो, 25 यहाँ मल्टीप्लाई करो, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीपल, डिवाइड वाला सीधा यहाँ मल्टीप्लाई करो। तो 25 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 25 फिर से मल्टीप्लाई करो, अरे इनको वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। और 26 और 26 को ले आओ डिवाइड में, 26 इंटू 26। ये जो तरीका है इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीपल। अगर गुणा में कोई चीज़ हो और इसको आपको अकेले छोड़ना है, कैलकुलेट करना है, तो जो इसके साथ है सब डिवाइड में आ जाएगा और जो इसके डिवाइड में है वो सब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 1250। ठीक है, अगर 1250 नहीं आएगा तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सॉल्व कीजिएगा बच्चों। वैसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है यार, 26 इंटू 26 कर लो, 1352 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा आपका। ऑलराइट गाइज, तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड में हमने लिखे हैं ये 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाली स्लाइड पर, उसमें भी हम लोग 2 से 3 बहुत बेहतरीन और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और गेट और नेट के अंदर हमारी श्योरिटी है कि जो क्वेश्चन है वो आपको इसी में से आपसे पूछेगा। तो गाइज लेट्स मूव टू द सेकंड स्लाइड। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक। देखिए फिर से 2 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, 2 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। समटाइम्स स्टूडेंट्स कंप्लेंट सर आप ओनली हिंदी में पढ़ाते हो, वैसे हिंदी में ही पढ़ाता हूँ मैं, एक्चुअली क्वेश्चन इंग्लिश में लिखता हूँ, टर्म्स जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस्तेमाल करता हूँ। सो गाइज जल्दी से करिए क्वेश्चन सॉल्व। A sum of money doubles itself at a compound interest in 15 years. In how many years it will become 8 times? देखिए बच्चों क्वेश्चन जो है वो ये है कि कुछ अमाउंट है, कुछ पैसे हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से मान लीजिए कहीं दिए गए हैं और 15 ईयर्स में, 15 वर्ष में जो है वो दुगने हो जाते हैं। तो 8 गुना कितने वर्षों में होंगे? कोई मूलधन है, 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये भी एक टाइप है और ये भी एक टाइप है। 32 रुपए पर 4 अप्रैल 2021 से 16 जून 2021 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? इट सिंपली मीन्स देयर इज अ अमाउंट ऑफ ₹3200, ऑलराइट। दिस पर्टिकुलर अमाउंट वाज गिवन टू सम पर्सन and the date at which this was given, it was 4 April 2021, है ना। अभी आया तो नहीं है लेकिन मान लीजिए आएगा। मान लीजिए क्या मतलब, आएगा, ये आना ही है, आना ही पड़ेगा इसको। हाँ, सो 3200 रुपीज वॉज गिवन एट 4 अप्रैल 2021 और जिसको आपने पैसे दिए उसने आपको पैसे लौटाए 16 जून 2021 को। ठीक है, तो आपने कहा कि यार अच्छा 4 अप्रैल को पैसा दिया, 16 जून को भाई साहब ने पैसा लौटाया, तो आपने कहा कि यार इसका कितना किराया लें, कितना किराया लें, तो आपने सोचा कि यार अच्छा 5% के रेट पे दिया था, तो 5% के रेट पे दिया था, एक्चुअल अमाउंट वाज 3200। हालांकि इसमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है गाइस, आपसे इसमें सिर्फ किराया पूछा है, ओनली सिंपल इंटरेस्ट, फाइनल अमाउंट नहीं पूछा है, ध्यान देना। तो इसमें तो पराठा से काम चल जाएगा। ओके, तो आपने कहा चलिए ठीक है सर, वी नो द फॉर्मूला एंड यस द फॉर्मूला इज ये हमारे पास P हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया, 5% है वो रेट हो गया, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो P इज इक्वल टू एक्चुअली 3200 रुपीज विदाउट एनी प्रॉब्लम। रेट जो है R जो है वो है 5%, अगेन विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ व्हाट विल बी टाइम? बच्चों अब एक बहुत बेहतर बात बताने जा रहा हूं, बिल्कुल कान खोल लीजिए एकदम, बहुत अच्छे से एकदम। ये ध्यान में रखना कि पैसे जिस दिन दिए जाते हैं और जिस दिन वापस लिए जाते हैं उनमें से केवल एक दिन आपको कैलकुलेट करना होता है। समटाइम्स कई बार कैलकुलेशन करते हैं ना 15 दिन, फिर कहते हैं अच्छा इस दिन तो ये पैसे दिए थे, तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, जिस दिन पैसे दिए हैं विच इज लाइक 4 अप्रैल और जिस दिन पैसे वापस आए हैं 16 जून 16 जून, you will have to count only one day. If you count 4 April in the calculation
then don't count 16. If you don't count 4, then count 16 June. ठीक है, the date at which money given and the date at which money came back, you will have to consider only one day, right? So टाइम कैसे निकालने हैं बच्चों? देखिए, बचपन में माता जी ने हमें सिखाया था, अभी तक याद है, जून, सितंबर और नवंबर। अप्रैल में होते दिन 30, केवल छोड़ फरवरी, बाकी सभी में होते 31। दोबारा दोहरा देता हूँ, जून, सितंबर और नवंबर, अप्रैल में होते दिन 30, केवल छोड़ फरवरी, बाकी सभी में होते 31। अब आपको ये याद होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो लेट्स कैलकुलेट डेज। तो भैया डेज ऐसा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 16 को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो मैं 4 को छोड़ रहा हूँ। तो आप खुद सोचो कि यार 4 अप्रैल और 16 जून में टाइम कितना हुआ। तो सबसे पहले काम करो, 4 को मैंने छोड़ दिया। अप्रैल में कितने होते हैं? 30 डेज। तो 30 में 4 हटा दो यार, कितना हो गया हमारे पास? ये 26। तो 26 डेज, 26 डेज दिन। तो फरवरी तक पैसा उसके पास रहा। भाई ने पूरा पैसा अप्रैल के बाद में मई में भी रखा है अपने पास। मई में कितने होते हैं? 31। तो 31 डेज मई के भी काउंट होंगे। उसके बाद में 16 है जून, है ना? मई के बाद में आता है जून। अच्छा, मैंने 4 काउंट किया था क्या? 26 नहीं, 4 काउंट नहीं किया। 4 काउंट नहीं किया तो फिर जून में मुझे 16 काउंट करना पड़ेगा। तो भैया 16 डेज और मुझे लगाने पड़ेंगे। एंड द सम बिकम्स, कितना होता है ये? 30, 20, 50, 10, 60, 6, 66 और 1 67, 67 और 6, क्या 73 हो गया क्या जी? कैलकुलेट कर लेना भाई। 73 डेज। दोबारा देख लें तो 30, 10, 40 से 46, 47, 47 और 3, 50, 3, 53 और 20, 63, 73, 73 डेज दिन। तो लगाएं फॉर्मूला में? नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि टाइम जो है वो ईयर्स में चाहिए होता है, ईयर्स, वर्ष में। तो यार टाइम इज इक्वल टू 73/365 ईयर, विच इज एक्चुअली 1/5 ईयर। बच्चों अगर नहीं पता लगा हो तो लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाओ। मैंने आपको ये बताया है कि यू विल ऑलवेज हैव टू टेक टाइम इन ईयर्स, वर्ष में लेना है। अगर मंथ में गिवन है उसको ईयर में बदलना है तो भैया 12 से डिवाइड कर दो। 12 मंथ 1 ईयर, ठीक है। और अगर डेज हैं उसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। सो टाइम इज 1/5। चलिए फटाफट यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं। हमारा फेवरेट पराठा, एंड डिवाइड में 100 होता है। ये SI का फॉर्मूला होता है। कई बार बता भी चुका हूँ यार, कितनी बार बताऊँ अभी मैं? तो P इज एक्चुअली 3200 इंटू R कितना है? 5। टाइम कितना है? 1/5। डिवाइड में आएगा 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। 32 रुपये जो है ये भाड़ा उसको देना पड़ेगा, किराया और सिंपल इंटरेस्ट। सो 32 इज द करेक्ट आंसर। अगर एग्जामिनर साहब ने आपसे पूछा होता व्हाट विल बी फाइनल अमाउंट गिवन इन दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन, सो गाइज दिस इज नॉट द फाइनल अमाउंट। आपसे 3200 रुपये लेके यू विल ओनली रिटर्न 32 रुपीज। नो, यू विल हैव टू रिटर्न द ओरिजिनल अमाउंट विच इज 32 प्लस द इंटरेस्ट, किराया, ब्याज 32। सो 3200 प्लस 32 इज 3232। सो फाइनल अमाउंट विल बी गिवन 3232 रुपये। क्लियर है? श्योर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है ना? बिल्कुल। जिस दिन पैसा दोगे, जिस दिन पैसा लोगे, सिर्फ एक दिन को कैलकुलेट करना है, चाहे उस दिन को कैलकुलेट कर लो। हमने इसमें क्या किया? 4 को कैलकुलेट नहीं किया। जिस दिन पैसा दिया, नेकी कर दरिया में डाल, भूल गए, पर लेते टाइम याद रखा कि कौन सा दिन दिया था। खैर, सो सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। 15 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज में कोई धन जो है वो अपने आप को दुगना कर लेता है, तो कितने वर्षों में 8 गुना करेगा? ये क्वेश्चन है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने की डिटेल मेथड भी है, शॉर्टकट भी है। मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ, उसका रीज़न है यार, टाइम कंज्यूमिंग है। तो जिन स्टूडेंट्स को डिटेल पढ़ना है मैं बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है गाइज। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट CI इन 15 ईयर्स। तो यानी कि फॉर्मूला डबल यानी कि दुगना हो जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आपने मनी को x मान लो, तो x का जब डबल होता है तो 2x हो जाएगा,
ठीक है। तो अब फाइनल अमाउंट क्या लिखोगे, आप लिखो फाइनल अमाउंट जो है वो 2x है इज इक्वल टू x है 1 प्लस रेट जो है वो इसमें गिवन नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डिवाइडेड बाई 100 होता है, और टाइम कितना है, ये 15 है, ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं 15 वर्ष में होता है, तो अब कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। तो आप खुद सोचो कि यार ये 2x, अब ये x से x को कर दो कैंसिल, x से x हो जाएगा कैंसिल, फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो 100 या मल्टीप्लाई प्लस r अपॉन 100, 15 पावर को आपको सॉल्व करना होगा, यहाँ से r की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको 8 टाइम्स कर दूं तो 2x की जगह मुझे 8x लिखना पड़ेगा, ये x वही का वही रहेगा, रेट वही का वही रहेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दूंगा क्योंकि ईयर्स पूछे हैं। ये सब एग्जाम में नहीं करना है गाइस, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट थोड़े से तो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। गाइज ये बात है कि सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 ईयर में होता है दुगना, विच मीन्स 2 टाइम्स, दुगना मीन्स 2 टाइम्स। 15 ईयर में दुगना होता है, तो कितने ईयर में ये होगा 8 गुना, विच मीन्स 8 टाइम्स। इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 8 टाइम्स। वैसे दुगना और 8 गुना में फर्क क्या है, 2 की पावर 3। एक काम करते हैं, क्या मैं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, चलो हाथ से ही साफ कर देता हूँ, क्या 8 को 2 इंटू दुगना नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो दुगना 15 वर्ष में हो रहा है, 2 इंटू 2 कैसे होगा? तो आप खुद सोचो कि ये दुगना पहले 15 वर्ष में, फिर नेक्स्ट 15 वर्ष में, फिर एक बार और 15 वर्ष में। अरे समझो बच्चों, 15 ईयर्स में तो डबल हो रहा है, फिर नेक्स्ट डबल भी तो 15 ईयर्स में होगा, हाँ, और नेक्स्ट डबल भी 15 ईयर्स में होगा। तो 15 प्लस 15 प्लस 15, 45 ईयर इज द फाइनल आंसर। बोर्ड यहां से टूट चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफी पढ़ा है यानी। सो गाइज 45 ईयर इज द आंसर। समझो बात को गाइज, डबल हो रहा है 15 ईयर्स में, तो 8 टाइम्स कब होगा? तो 8 टाइम्स मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 2 जो है वो 15 ईयर में हो रहा है, तो 15 ईयर में ये होगा, अगले 15 ईयर में दूसरा 2 होगा, अगले 15 ईयर में तीसरा 2 होगा। सो 15 प्लस 15 प्लस 15, 45 ईयर्स, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। मैं इसको जरा यहाँ रख दूँ, बिल्कुल। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा गाइज, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसके अंदर। गेट जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज़ के अंदर ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट होता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए गेट जनरल एप्टीट्यूड एंड नेट पेपर 1 में कोई देयर इज नो बिग डिफरेंस। वाई बिग? लेट मी टेल यू द रीजन गाइज। गेट जैसे फिजिक्स में मैंने भी क्वालिफाई किया है, तो वी ऑल्सो फेस जनरल एप्टीट्यूड। तो उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है, लाइक साइंस में जो मैथ्स रीजनिंग का लेवल आता है और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट में आता है, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता ही है। तो मैक्सिमम सिलेबस वही है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम उसके अलॉन्ग कर रहे हैं, एंड आई विश आप सभी लोग गेट क्वालिफाई करें। आपसे मुलाकात होती है फिर एक नए चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में। तब तक नमस्कार।